मोरवा के विस्थापितों ने एनसीएल का किया घेराव। 6 घंटे तक बंधक बना रहा प्रबंधन। शासकीय भूमि पर बसे लोगों को पट्टे धारकों के तर्ज पर समानता का अधिकार समेत अन्य मामलों को लेकर संघर्ष समिति द्वारा एनसीएल मुख्यालय पर आंदोलन कर 6 घंटा तक एनसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों को मुख्यालय से निकलने नहीं दिया। हालांकि 6 घंटे तक चला यह आंदोलन अंत में बेनतीजा निकला और अब सभी आगे जिला कलेक्टर से वार्ता की रणनीति बना रहे हैं। गौरतलब है कि मोरवा विस्थापन में एनसीएल प्रबंधन द्वारा शासकीय भूमि पर बसे लोगों से भेदभाव कर दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर पूरे मोरवा का एक साथ विस्थापन, पुनर्वास स्थल, शिक्षा, चिकित्सा आदि मुद्दों को लेकर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया गया। सुबह 10 बजे से ये तय कार्यक्रम के तहत मोरवा के सैकड़ों लोगों ने मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विस्थापितों ने एनसीएल मुख्यालय के सभी गेटों पर धरना देते हुए एनसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों को मुख्यालय के अंदर कैद कर दिया। हालांकि विस्थापितों का आक्रोश देखते हुए करीब 2 बजे विस्थापित नेताओं से वार्ता करने के लिए पहले महाप्रबंधक निरंजन पहुंचे। शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर कोई भी फैसला न लेने समेत विस्थापितों को बोरबी में बसाने को लेकर उनके साथ यह वार्ता बेनतीजा निकली और आंदोलन फिर जारी रहा। बताते चले कि संघर्ष समिति ने इन्हीं प्रमुख मांगों समेत अन्य मुद्दों को लेकर एनसीएल से पूर्व में भी वार्ता की थी, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के मुख से अंतिम निर्णय सुनने का फैसला मंच के संरक्षक अमित तिवारी ने लिया था। हालांकि महाप्रबंधक से बात नहीं बनती देख प्रदर्शनकारी मुख्यालय पर ही डटे रहे, जिसके बाद देर शाम 4 बजे एनसीएल के निदेशक मानव संसाधन मनीष कुमार लोगों के समक्ष पहुंचकर उन्हें स्पष्ट तौर पर बता दिया कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों के मुद्दे पर अब वह कोई अन्य फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने मंच के पदाधिकारी को जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखने की सहल दी। उन्होंने बताया कि खदान के मुहाने पर बसे लोगों की चिंता करते हुए प्रबंधन पहले उन्हें नोटिस बांटने में लगा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विस्थापितों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि विस्थापितों के विकास और उसके उत्थान के लिए यदि किसी के पास कोई सुझाव है तो वह एनसीएल प्रबंधन उस पर विचार कर सीएसआर के मद से विस्थापित लोगों के लिए योजना चला सकती है। एनसीएल के निदेशक द्वारा भी विस्थापितों के हित में कोई फैसला नहीं लिए जाने के बाद अंततः संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से वार्ता की बात को कहकर 6 घंटे बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार पूर्व में ही कर ली गई थी। संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। एनसीएल मुख्यालय के सभी गेटों को बंद करके एनसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों को अंदर ही लॉक कर दिया गया है और अब इंतजार हो रहा है कि एनसीएल के शीर्ष नेतृत्व, उनके सीएमडी और उनके निदेशकगण आके सामने आए और यहाँ के लोगों को जवाब दें, आखिरी जवाब कि क्या देने वाले हैं, गोलमोल जवाब नहीं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार सभी गेटों पर भ्रमण अमित तिवारी जी का चल रहा है। अमित तिवारी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एनसीएल के दोहरे मापदंड के खिलाफ आंदोलन है। इसमें 2 प्रमुख मांगे हैं, वैसे तो बहुत सारी मांगे हैं लेकिन 2 आज प्रमुख मांगे हैं। एक तो आप डबल स्टैंडर्ड अपनाना बंद कर दीजिए, जो पट्टे वालों को जो विस्थापन लाभ दे रहे हैं वही लाभ आप शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि में निवासरत लोगों को भी दीजिए। और दूसरा ये कि पूरे मोरवा का, चूंकि आपने एक साथ सेक्शन 9 सेक्शन 11 किया है, तो हमारी मांग है कि पूरे मोरवा का विस्थापन एक साथ किया जाए। अन्यथा की स्थिति में ये 4 वार्ड छोड़ देंगे और उन 4 वार्डों के लोगों की बाद में दुर्दशा हो जाएगी। तो वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हम सबके लिए एक साथ विचार कर रहे हैं और हमारा ये है कि पूरा विस्थापन आप एक साथ कीजिए। और ये जो दोहरा मापदंड और मनमाना रवैया आप अपना रहे हैं, ये तानाशाही। पुनर्वास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी अभी पुनर्वास की नीति ही नहीं है इनके पास, कोई भी इनके पास न कोई नीति है न इनकी नीयत स्पष्ट है। ये बेहद शातिराना चाल चलने में लगे हुए हैं। हम लोगों को दिखा दिए कि एक 50 करोड़ का टेंडर दे दिए, अभी तक जगह मेंशन नहीं किए हैं। वो चांद पे प्लॉट काटेंगे कि मंगल ग्रह पर हमें बसाएंगे, हमें खुद पता नहीं है। देखा जा रहा है कि अच्छी खासी भीड़ मोरवा की जनता आई है। सभी गेटों पर आपका लगातार भ्रमण जारी है, अभी भी आप 2 नंबर गेट पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं कि आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल लोगों का समर्थन और पट्टेधारकों का सबका समर्थन मिल रहा है। सारे पट्टेधारक आपको यहाँ दिखेंगे। आपको पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य द्वारा ये बात बताया गया था कि मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति में सारी चीजें स्पष्ट है कि यहाँ के शासकीय भूमि पर बसे लोगों को भी वही मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें विस्थापित माना जाना चाहिए जो 3 साल पूर्व से बसे हैं सेक्शन 9 लगने से पहले। वार्ड क्रमांक 10 में भी पूर्व में एनसीएल द्वारा ये यहाँ पे मुआवजा वितरण के बारे में कहीं भेदभाव नहीं दिखाया गया, अब क्यों कर रहा है? ये बात देखिए, एनसीएल को भी स्पष्ट है कि हमें सबको बराबर मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, ये बात वो पहले करते भी रहे हैं कि ठीक है सबको बराबर देंगे। अचानक से उनमें परिवर्तन आता है
अब क्यों परिवर्तन आता है, कैसे आता है? पिछली बार उन्होंने सबको जब बराबर दिया था, इस बार ऐसा गुनाह वो क्यों कर रहे हैं? ये तो एनसीएल मैनेजमेंट से आप पूछ लीजिएगा। हमें लग रहा है कि वो जानबूझकर ये खेल खेल रहे हैं। और उसके पीछे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ उनके जो स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव कर दिया है और उसी के दम पर वो सोच रहे हैं कि हम अपना विस्थापन करा लेंगे। तो दलालों के भरोसे विस्थापन नहीं होता है। नेता और प्रशासन एक की तरफ, सब सारे लोग हमारे साथ हैं, प्रशासन हमारा है। और प्रशासन आपका है। जैसे कलेक्ट्रेट, उनको कलेक्टर की बात कह करके इस चीज़ को टाले जा रहे हैं कि कलेक्टर गाइडलाइंस में जो बात आ गई है, जो कलेक्टर के सामने बैठक में वो चीज़ें आ गई है, तो शासकीय भूमि पर बसे लोगों को वो चीज़ें अब उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। साथ साथ संपत्तियाँ हुई थी, जो प्रभारी मंत्री है उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि सारी चीज़ नीतिगत तरीके से की जा रही है। अगर नीतिगत तरीका होता तो क्या लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता? देखिए, कलेक्टर साहब को इन्होंने कन्विंस करने के बदले उनको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, कलेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए हैं इस मामले में। बाद में शायद उनको भी इस बात का भान हो गया होगा कि कहीं गलती हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। अब क्या है, ये एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी को लेके बैठे हुए हैं। आज हमने ठाना है कि उनको उनकी जो जिद है उसको एक बार झुका दें और उनको ये मनवा लें कि भाई आप बाहर नहीं करिए, आके हमको बताइए कि आप हमारी मांग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो फिर हम बैठे रहेंगे। अगर आप मानेंगे तो हमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं आपसे, हमारी व्यक्तिगत कोई झगड़ा तो है नहीं आपसे। ये है अमित तिवारी जी, जो लगातार तीनों गेटों पर भ्रमण कर इस आंदोलन का जायजा लिए जा रहे हैं और अंत में एनसीएल प्रबंधन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रबंधन सामने आकर के इन्हें स्पष्ट जवाब दे। इस समय हम मौजूद हैं एनसीएल मुख्यालय पर, जहां के एनसीएल के तीनों गेटों को स्थानीय लोगों द्वारा बाधित कर दिया गया है। मुद्दा है संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए इस आंदोलन का, जिसमें शासकीय भूमि पर बसे लोगों को मुआवजा पट्टे धारकों के तर्ज पर नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो लगातार आंदोलनरत हैं। कई बार बैठकें हुई, कई बार आंदोलन हुआ, मगर स्पष्ट जवाब नहीं। इस कारण संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में आज मोरवा की ये जनता आके खड़ी हुई है, जिनका स्पष्ट ये है कि एनसीएल सीएमडी खुद स्वयं सामने से बाहर आए और उन्हें बताएं कि आखिर क्यों उन्हें पट्टे धारकों के तर्ज पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मोरवा के कई शासकीय भूमि पर बसे लोगों समेत यहाँ के स्थानीय जनता भी आज इनके कंधे से कंधा मिला करके एनसीएल मुख्यालय पर पहुंची है और आज ये आंदोलन कर रही है। क्या शुभ नाम है? मैं कुछ लोगों से मिलूंगा और जानूंगा। क्या शुभ नाम है? पत्रकार महोदय अवधेश प्रसाद यादव। यादव जी, आज आपके द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य हमारे मांग जो अपना ये व्यवस्थापन होने जा रहा है सिंगरौली मार्केट का, ये 10 लाख व्यवस्थापन का मुद्दा है, कोई एक आदमी का नहीं है, पूरी सिंगरौली की है। हमारे व्यवस्थापन मांग है कि हमको कहाँ बसाएंगे, कहाँ प्लाट देंगे, हमारी मुआवजा क्या दे रहे हैं, प्लाट क्या दे रहे हैं, कहाँ हमारी स्कूल बनाएंगे, कहाँ हमारा मार्केट बसाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ हमारी भविष्य आगे है। हम इससे लगा के हमारी एनसीएल क्लियर करें हमको कहाँ ले जाकर बिक रही है। कोई गाइडलाइन नहीं कर रही, कोई बुकलेट नहीं जारी कर रही है, कोई इस पर चर्चा नहीं हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे सीएमडी साहब को हम लोग ये कब के 10वां बार हम लोग घेराव किए हैं, लेकिन कोई उन्होंने अमल नहीं किया। हमने कहाँ व्यवस्थापन करेंगे, क्या देंगे प्लाटिंग का, कहाँ स्कूल बनाएंगे, कहाँ बाजार बसाएंगे, कहाँ घर बसाएंगे, कहाँ बच्चों हमारे जो 12,000 बच्चे मार्केट में पढ़ रहे हैं वो बच्चों की भविष्य कहाँ जाएगी, वो बच्चे कहाँ अंधकार में गिर रहे हैं, कहाँ उनको स्कूल कॉलेज बना दे रहे हैं, कहाँ मार्केट हमारा बसा दे रहे हैं। हमारा ये मांग है वहाँ सीएमडी साहब आए और हमारी मांग पूरा करें। हमारी उनसे ही अनुरोध है कि हम लोग जो मांग गरीबों को पूरा करें। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्वास का एक बहुत बड़ा मुद्दा मोरवा विस्थापन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर के एनसीएल हमेशा संवेदनहीन दिखा है। अभी तक पुनर्वास को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं। एक 40 करोड़ के टेंडर की भी बात सामने आई थी, मगर उसमें देखा जाए तो वो टेंडर के लिए अभी तक स्थल नहीं निर्धारित है कि कहाँ पे वो पुनर्वास करने वाले हैं। उसमें भी एक मॉडल के तौर पर बना दिया गया है। अगर स्कूल की बात करें तो मात्र 27 डिसमिल में उसमें स्कूल को दर्शाया गया है, जिसमें मात्र 8 कमरे होंगे, एक छोटी सी डिस्पेंसरी होगी, मात्र 2000 प्लॉट रहेंगे आपके 20 बाई 30 के और 500 प्लॉट रहेंगे। हालांकि वो सारी चीज़ें भी कागजों तक ही सीमित है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा है। प्रशासन से कई बार अपील की गई है इस मुद्दे पर, परंतु अभी तक
तक इस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं की जाती थी। और भी मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा। क्या सुनना मैं? बीपी पटेल मेरा शुभ नाम है और एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। लगभग 1 लाख लोग आदमी यहाँ से विस्थापित होंगे। अब इनको पता नहीं है इनके भविष्य का कि कहाँ ले जाएंगे, बसाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल होगी, कहाँ विद्यालय होगा, कहाँ स्कूल होगा, कहाँ कॉलेज होगा, कहाँ खेलकूद के मैदान होंगे। ये कोई इनके पास कोई मास्टर प्लान इनका बना नहीं। यहाँ से उठा के फेंक देंगे। अब फेंक देंगे तो इनके लड़के बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी अब ये कह रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए, पहले 1.5 लाख से 5 लाख, अब 5 लाख में घर खरीदेंगे। जिनके पास भूमिहीन है वो क्या करेंगे? विस्थापन है जो है एक समान नीति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, उसमें सबको बराबर का अधिकार है। विस्थापन एक समान सबका हो रहा है, चाहे पट्टेदार हो चाहे सरकारी भूमि पे हो, जो भी हो सबका एक समान है। एक समान से विस्थापित करना चाहिए इनको। ये तो पहले सीएमडी साहब जो थे भोला सिंह तो बता रहे थे कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के क्या यहाँ पे कौनो हवा में प्लानिंग कर रहे हैं पूरा। तो वही हम लोग आए, भैया बता दो कहाँ हमें घर दोगे, मकान दोगे, कहाँ स्कूल कॉलेज कहाँ दोगे? और हम क्या तुम्हारे 5 लाख रुपया में हम ज़मीन खरीद पाएंगे? प्लाट क्या दोगे? 20 बाई 30 का प्लाट, उसमें क्या करेंगे? उसमें इनका बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनका लेटरिन रूम उतने में बना है, उतने हम परिवार 10 आदमी क्या करेंगे? यहाँ अपना खुल करके मैदान है वहाँ रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? देखा जाए तो सेक्शन 9 लगने से 3 वर्ष पूर्व जो भी शासकीय भूमि पर बसे हैं उन्हें समानता का अधिकार है, उन्हें भी विस्थापित माना जाना चाहिए। परंतु एनसीएल की संवेदनहीनता देखी जाएगी, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही लोग यहाँ बैठे हैं, 3 से 4 घंटे हो गए, मगर एनसीएल प्रबंधन के आला कोई भी अधिकारी अभी तक इस मुद्दे पर बोलने के लिए सामने नहीं आए हैं। मैं और भी लोगों के साथ जुड़ूंगा। महेंद्र जी, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा विस्थापन का। आज हमने अपना बचपन यहाँ जिया और बड़े हुए, आज हमारे बच्चे तैयार हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। स्कूल ने नोटिस जारी कर दिया है 2 साल तक कोई एडमिशन बच्चों का नहीं लेंगे। अब हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हम सब कहाँ जाएंगे? सारे लोग परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के। हम विस्थापन हो रहे तरीके से हमारा विस्थापन तक नहीं किया जा रहा है। आज पूरी जनता आक्रोशित है, आप देख रहे हैं पूरी जनता आक्रोशित है, सारे लोग आक्रोश में है। एनसीएल के सारे गेट को घेर लिया गया है, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। एनसीएल प्रबंधन के कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अब बाहर नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आंदोलन जारी है। ये एनसीएल का 2 नंबर गेट है, सभी गेटों पे अमूमन यही हाल है। ये लोग और ये इसी में बैठ कर फैसला करते हैं। 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो, आप लोग शांति का पैसा देंगे। अधिकारी आए अभी मंच से हाथ करेंगे, मंच के माध्यम से घोषणा होगी। आप लोग शांति बनाए रखें। क्या बताइए सर, क्या करने जा रहे हैं? अगर बता सकते हैं तो, नहीं तो सीएमडी साहब को भेज दीजिए, वो आए। क्योंकि आपके यहाँ क्या है कि आप बात करके जाएंगे, बोलेंगे हमको साहब से बात करना पड़ेगा, तो सीएमडी आएंगे। जनता की ये मांग है कि सीएमडी साहब आए आपके द्वार पर। स्वागत तो करना चाहिए आप लोगों को, बनता है। और मंच के ऊपर माइक के माध्यम से बोले। लेकिन यदि आपको कुछ ज्ञापन देना हो तो उसके लिए सीएमडी साहब क्या बोल देंगे यार? रोड बात नहीं होती है। लिख के दिए थे इस बार ज्ञापन नहीं देंगे, ज्ञापन हम लोग लेके भी नहीं आए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इस बार सर इसमें टाइम दे लीजिए, आधा घंटा टाइम दे लीजिए, बात कर लीजिए साहब से, फिर आप ही आके बताएं। क्या बताना वही तो जानने हैं। 2 हम प्रमुख मांग हैं, जैसे मेरी बहुत सारा लंबा लिस्ट आपको दिए थे। अभी हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो है कि शासकीय भूमि, वन भूमि और अनुबंध की भूमि पर जो लोग निवास करते हैं। अमित भैया से हमारा आगे है कि मंच पे आके माइक के माध्यम से जो भी घोषणा होती है वो पूरे सिंगरौली की जनता सुने।
उनको आप शांति का परिचय देते हुए वालों को ठीक है। पहली मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि पूरे क्षेत्र का विस्थापन एक साथ कर दीजिए सर। आप पहले भी जैसे सेक्शन 9 सेक्शन 11 एक साथ हुआ है, अभी कुछ क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं, वो कितने साल बाद होगा नहीं होगा, क्या होगा सर? आप लोग चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं रहेंगे, मिल जाएंगे। पहला वाला जो पॉइंट है हमारे प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। वो कलेक्टर साहब के साथ फाइनल हुआ है सर। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा तो अभी पूरे जितना एडमिशन लिया पूरा ले रहे हैं एक साथ, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपको भी पता है कि पहले वाले पॉइंट में आप लोग गलती कर रहे हैं, आपको भी पता है, भली भांति जानते हैं आप भी, चूँकि अभी हमारी जनता चाहती है कि आदरणीय प्रबंधन महोदय जो भी कहना चाहे वो मंच पे आके कहना। क्या बोल रहे थे? अभी तक हम लोगों ने बहुत मीटिंग किया, बहुत बोल लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब हम सबके सामने सुनना चाहेंगे। वो तो कलेक्टर साहब ही कर जय 12 तारीख की अध्यक्षता में हुई थी। आप कलेक्टर साहब के कंधे पर बंदूक रख के आप लोग, क्योंकि ये विस्थापन आम जनता की ही है। इसमें आप मंच पे आए। आपको भी पता है सेक्शन 9 के बाद पूरा पावर आप लोगों के पास आ जाता है। क्योंकि वो फाइनल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए कलेक्टर साहब के जो होगा करेंगे हम लोग का सुनाई हम लोग करेंगे। मंच पर लाइए, मंच पर लेकर आइए, तो वही बता हम लोग क्या जानेंगे आप लोग का बात करेंगे। गरम होने से बात नहीं होगा। एक साथ ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, वो तो नहीं रहे, एक साथ ही ले रहे। आधे घंटे दूसरे पॉइंट है उसके लिए कुछ नहीं होता। मंच पर लगाइए, मंच पर लाइए, लाइन लगे, वो भी जाना स्थान से बात करते हैं, बात कर लीजिए। आगे माइक दो, कुछ बात करना हो सकता है, देख लीजिए। पूर्व में सीएमडी साहब बाहर आकर के लोगों को आश्वस्त किए थे, इस बार क्या दिक्कत आ जाएगी? उस समय जब बोला गया था कि आप कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में फाइनल हुआ, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में फाइनल हुआ था यार, एक जब एक बार फाइनल हो चुका है तो वहीं से होगा जो भी होगा। यहाँ से कुछ होना जाना, हमको डायरेक्टिव मिले, हम तो आगे बढ़ गए काफी, अब पीछे नहीं जा सकते। आप आगे बढ़ गए। पुनर्वास पुनर्वास तो एकदम क्लियर, पुनर्वास तो एकदम क्लियर है। कल जो टेंडर निकला उसमें लिखा हुआ है 2 रुपये में बनेगा। और उसके पहले जो कलेक्टर साहब से जो बात हो रही है उसमें विधेयक और भलुगढ़ 2 का उल्लेख है जिसमें फाइनल हो जाएगा, बने। ये टेंडर अभी किसको दिया गया? ना एक उनकी संरक्षक है, वो आपके नेता ये है ना, आप इसे बात कर रहे हैं ना, आपको बता देंगे सर 1 घंटा समय ले लीजिए, आप बात कर लीजिए आराम से। उसमें तो मैं बता ही रहा हूँ, पॉइंट 1 में कुछ नहीं होना है, पॉइंट 1 में कुछ नहीं होना है। पॉइंट 1 में जो हो गया फाइनल वो फाइनल है। पॉइंट 2 में आप फाइनल हो वही ना फाइनल मानेगा आदमी। जो पॉइंट 2 में जब आप बोल रहे हो तो आप लोग भी रहे होंगे। सर हम लोग मीटिंग में नहीं थे, लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं की, आपत्ति दर्ज ये हम लोगों को मान्य नहीं है। ना ये कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। जारी करा दिए, आपको ये लोग कन्विंस नहीं किए सर, उनको कंफ्यूज कर दिए। तो आप कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए फ्री है, बात कर सकते हैं। बात वो नहीं है, हम जब वहाँ से एक बार डायरेक्टिव आ गया, मेन जिले का आदमी वही है, उसके अध्यक्षता में फाइनल हुआ, अब कुछ नहीं होता। उसके लिए अपराधी हम सीएमडी साहब। आप सभी भाई बहनों क्या चाहते हैं, जो भी कहना है पहली पॉइंट के लिए बात मंच पे आके बात करें। साहब खड़े हैं, मंच पे आए, मंच पे आए। अभी तक हम लोग निरंजन साहब का बहुत बात सुने हैं और वो बहुत कुछ बोले हैं और सुना चुके हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे आके आप बोलिए तभी हम लोग मानेंगे। वो पहली पॉइंट में कुछ बात नहीं होगी,
यदि बात हो सकती है तो कलेक्टर साहब के साथ हुई हो सकती है। हम क्यों करेंगे? उन्होंने तो डायरेक्टिव दे दिया ना लिख के। बात करिए कलेक्टर को। अब आप उनको बोलिए, हम आ जाएंगे। कब आएंगे? हमको बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा छुट्टी देंगे कब आएंगे? उसको बुलाएंगे। आपको मतलब ये लग रहा है सर कि आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसीलिए तो आगे बढ़े। जब चला रहे हैं के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं। आप इससे पहले भी कर चुके हैं सर। 10 नंबर में आपने सबको बराबर दिया है, फिर इस पर क्या सभी दिन हो गए सही हो संरक्षक अमित तिवारी जी बात कर रहे हैं अभी इनके प्रबंधक। बोल रहा हूँ कि आपको ज्ञापन देना तो दीजिए, उसी के लिए आया हूँ। दे देंगे तो कुछ उस पर और आगे बढ़ेगा आदमी, कुछ तो कागज चलेगा ना। आप उसी को चलेगा बात कर लीजिए तो क्या करके मतलब बात ये मीटिंग हुई उसके बाद ही आए, बाद ही आया हूँ, बात करने के बाद, बात करने के बाद ही आए। तो वो नहीं सुनेंगे कुछ। एक नंबर धूप में पसीना देख लीजिए, वही तो उसका रास्ता दूसरा था, रास्ता उसका दूसरा था, वही तो बोला रास्ता वहाँ से है कलेक्टर बात कर। तो आप उठाने वाली बात कर रहे हैं, भागने वाली बात कर रहे हैं। भागने वाली बात नहीं है। सेक्शन 9 लगने के बाद सारी शक्तियाँ आपको लीक हो जाती है। तो उसी के साथ ही हम आगे बढ़े हैं, बात करके ही सब कुछ आगे बढ़े। उस दिन आप मीटिंग में नहीं थे। निरंजन साहब, एनसीएल के किसी भी परियोजना में जो स्थापन हुआ है वहाँ भूमि पर फंसे लोगों को उनका वैसे अधिकारी मिले हैं पट्टेधारकों को। इस बार ऐसा पिछली बार जो जितना भी हुआ है ना उसकी 900, 1000, 3000 मैक्सिमम विस्थापन होगा 3000 का। और इसमें जो आप जो विस्थापन है 30,000 का, मतलब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एक कोई बात कर रहा है, कोई आप ही को बात करनी है, बात टाइम में लीजिए, बात कर लीजिएगा। अभी बात करने के आदमी खड़ेगा ना। साहब, आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में क्या नियम बदल जाते हैं क्या? वॉल्यूम में नियम उसको तरह परिष्कृत करना पड़ता है हर चीज को, इसीलिए 7 कैटेगरी बनाई है अलग अलग, जिसमें जो आप बोल रहे हैं कि RFCT लार के साथ नहीं है। RFCT लार में 3 कैटेगरी बना गई, टाइटल होल्डर, नॉन टाइटल होल्डर, और जो उसके लिए मतलब प्राथमिक आजीविका जिसकी निर्भर है उसके लिए वो 7 कैटेगरी उसी के लिए। 6 और 7 कैटेगरी है जो प्राइमरी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट, उसके लिए एनसीएल सोच रही है अलग किया उसको। जो पट्टेदार नहीं है मतलब टाइटल होल्डर नहीं है, बस तो 2 कैटेगरी पर टाइटल होल्डर है, उसके लिए अलग प्रोविजन है। 3 और 4 जो है जो टाइटल होल्डर नहीं है उसके लिए अलग प्रोविजन है, क्योंकि आपके पास भूमि नहीं है ना, आपके पास भूमि नहीं है। सर जैसे आपने नोटिसों को अखबारों करते हैं ना पूरी लेकिन वही हमारे 30,000 घरों का पुराना नहीं कर सकते हम, 1 लाख कर सकते हैं, वही हमारा प्रोसेस। तो शांति बनाए रखें। वो किसी को घाटा ना हो, सही आदमी को सही मिले, उसका क्या शांति बनाए रखें। मेरे अगर इस तरह संज्ञान में आते हैं तो क्या एक्शन लेंगे आप? संज्ञान में जो दोषी हो तो पकड़ेंगे ना। आपके बूढ़ी माई ट्री के तमाम आपके अधिकारी के अलावा तमाम लोगों ने बनाया है ड्रोन के कैमरे के बाद, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? ड्रोन के कैमरे का सेक्शन 9 के बाद जितने ही कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसको नहीं मिल रहा है, एकदम आप लिख लीजिए। किस आधार पर आप कर सकते हैं? इसका आधार क्या है? उसका हमारे पास है ना, प्रूफ है ना, उसके पास आपके पास प्रूफ आप दिखाइए। अभी तक चयनित नहीं, बिल्कुल चयनित हो गया है। आपका क्वेश्चन जो है 3री बार रिपीट हो रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल एक सुन लीजिए, आपको अभी 6 महीने से आप नापी के बाद जो भी आप नोटिस बांटना शुरू करेंगे, 1 महीने बाद उनको मुआवजा वितरण शुरू करेंगे और 6 महीने का समय देंगे। इन 6 महीने में पुनर्वास उसमें उसको टाइम लगेगा ना डेवलप करने, प्लॉट काटना और जितने भी उसमें मजबूत देना है उसमें समय लगेगा, इसलिए वो टेंडर 3 साल से ही निकला है। वो बनते जाएंगे पुनर्वास का नाम बताएंगे आप? वही तो बताया मैं, गोरबी एक बनाए, गोरबी को लेके तो एक बनाए, गोरबी में कहाँ? गोरबी नहीं में जो बन रहा है प्रोपोजल है, इसके बाद सीएमडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ अंगीकार कर दिया है। पहला कहा कि वो दिए जा रहे हैं, वो बनना है कलेक्टर साहब
मौजूद होगी खनाना पेरियड पर क्यों नहीं बताया जा रहा है? वहाँ पे मिल जाएगी जमीन वो आप कलेक्टर साहब से दिया खनाना के बीच आपका 700 एकड़ जमीन है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया था कि वो जगह उपयोग नहीं है और मंचों ने मना कर दिया था नहीं है उसको ना लेना वहाँ प्लॉट दूसरी जगह ले ले गोरबी में ले ले गोरबी तो आपकी गोरबी के विस्थापितों के लिए बनाई गई नहीं तो यहाँ के विस्तार भी जाएंगे यहाँ के मंचों द्वारा आपको देखिए आपके सीएम साहब का भी देखिए आपका क्वेश्चन था जब बसाहट दे रहे हैं तो उसको चॉइस कहाँ से आ रही है ये नहीं बसाहट आपका क्लियर हुआ कि नहीं बसाहट आपका क्लियर हुआ कि नहीं आप मेरी बातों ने मना कर दिया बसाहट क्लियर है कि नहीं है सभी मंचों ने सीधे लेकर आया मत लीजिए दूसरा जगह लीजिए ये आपके केंद्र में मना किया हुआ भाई क्या गवर्नमेंट देगी हमको वही बनाएंगे ना कोई बात नहीं है इसमें कोई बात नहीं हो रही है हमारे पास कोई बारे में सुनाई नहीं देगी शांति बनाए रखिए हमारी मांग है आपको पता है जो चीजें हमने रखी थी दो प्रमुख चीजें अभी हैं जो सामने हैं हमारे एक तो शासकीय भूमि वन भूमि अनुबंध की भूमि की उनको जो विस्थापन लाभ मिल रहा है वो पट्टे वालों के बराबर नहीं मिल रहा है जबकि उसी 10 नंबर वार्ड में इसके पहले जो विस्थापन हुआ है उसमें सबको समान लाभ दिया गया। दूसरी अहम बात की कुछ वार्ड हमारे इस बार छूट रहे हैं विस्थापन की प्रक्रिया में अभी जैसे 9 नंबर और 10 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का कुछ क्षेत्र आप ले रहे हैं बाकी जो शेष भाग बच रहे हैं जैसे नेहरू नगर वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3 इसमें से किसी भी व्यक्ति का नाम अभी जो 1200 1250 नाम आपने डिक्लेयर किए हैं उसमें से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं आया है जबकि नापी सब जगह हो चुका है तो क्या हम ये मान के चलें कि इन 4 वार्डों को अभी छोड़ा जाएगा? राजेश नहीं सर धन्यवाद। एक चीज इस मंच से हम बताना चाहेंगे आप सभी को, आप सभी एनसीएल के अंग हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है ना होगा आगे, ये आश्वासन भी है और आप इसको मान के भी चले। जो भी बात होगा सबके सामने होता है, ट्रांसपेरेंट वे में होता है, पारदर्शिता के साथ होती है। इनफैक्ट इसमें हम लोगों को प्रशासन से भी बहुत सहयोग मिला, आप भी थे उसमें, डीएम साहब ने बहुत बार समय दिया है, 3 बार 4 बार हम लोगों ने बैठकें की हैं, आप आए हैं। एक बात मूलभूत आप लोग को हम लोग को समझना होगा कि जो चीज जिलाधिकारी के नेतृत्व में अध्यक्षता में तय कर चुका गया है वो यहाँ हम लोग बैठ के नहीं कर पाएंगे। आप लोग से निवेदन है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक बार महोदय से रिक्वेस्ट करें। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जितना भी एक्वायर्ड जमीन है, जो भी अधिकृत की भूमि है, सभी को मिलेगा और सभी को मुआवजा मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अभी एक स्टेज में 610 आदमी का निकाले हैं, अभी 700 का निकाले हैं, 550 का निकाले हैं। ये प्रोसेस है, ये चलेगा और सभी का है, कोई छूटने वाले नहीं है। जिनकी भी भूमि अधिकृत की गई है उन्हीं सभी को मुआवजा एक तयबद्ध और कालबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हाँ, अभी आप लोग को ये एंजाइटी होगा कि ये क्यों छूट रहा है, ये वार्ड क्यों छूट रहा है, तो उसके पीछे भी एक सोच है कि जो माइंड से इधर आ रहा है उसको हम लोग पहले टेकअप कर रहे हैं। जहाँ ज्यादा आप लोग को समस्या है कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी निवारण करें, इसलिए अभी पोर्टल भी खोला गया, आप लोग को उसमें समय भी दिया गया और जितनी भी शंकाएं निवारण है पोर्टल पर तो हो ही रही है। हमारे ऑफिसर्स भी हैं और हम भी हैं और सभी एनसीएल के लोग हैं। आपका एक एक बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है और आप लोग आते भी हैं, हम लोग बात भी सुनते हैं। ये तो एक मुआवजा की बात हुई। मेरा और एक आप लोग को कहना है, CSR के तहत भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है और मेरा आपके मंच में जो भी बैठे हुए नेतृत्व हैं उनसे भी आग्रह है कि आप भी कुछ बताएं कि हम क्या कर सकते हैं जो CSR के तहत हम आप ला सकें। कुछ ऐसा हम स्किल वाला डेवलपमेंट का खोल सके, कहीं आप लोग के बच्चों को ट्रेनिंग में भेज सकें अच्छे जगह पर, दिखावा के लिए नहीं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं ये बताएं। ये दूसरे ढंग से हम आप लोगों को कुछ और देने की कोशिश करेंगे जो आपको बाहर में हमेशा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर इनकम का एक जरिया भी बनेगा। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि ये मुआवजा सिर्फ ये मुआवजा तक सीमित रहेगा। एनसीएल आपको स्किल डेवलपमेंट में महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी सब तरह का प्रयास किया जा रहा है। और मेरा ये निवेदन आपके मंच के नेताओं से भी है, आपसे भी है कि कोई भी आइडिया ऐसा आप जनरेट करते हैं
जो CSR से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको मदद कर सकते हैं, आप बताएं। हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। 2-3 आइडिया हम लोग के पास भी है, आप लोगों में से कोई आए, हम लोग उनको बताएंगे, उसको बताएंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सोच है, इस सोच में 2-3 आइडिया आप लोग भी दें और निश्चिंत रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। सर, अचानक से दोहरा मापदंड अपनाने का क्या कारण हो गया, जबकि 10 नंबर में आप लोग जो पहले जो विस्थापन किए थे उसमें सबको तो बराबर मुआवजा दिया गया था, ये अचानक से क्या स्थिति निर्मित हो गई सर? देखिए, इसमें हम पहले भी आपको बताए हैं, ये अध्यक्ष जिलाधिकारी के महोदय के नेतृत्व में हुआ है, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। आप स्वतंत्र हैं, आप जाएं वहां अपना रिक्वेस्ट करा लें, हम लोग को जैसा आदेश होगा हम लोग फिर करेंगे। साहब, इसमें आपका क्या बनता है? आपका राइट क्या है? जिलाधिकारी से कहा करके मौका ढूंढ सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी थोड़ी भर सकते हैं। एक मिनट पूरी बात जान लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, एनसीएल प्रबंधक जमीन को भोजन कर रहा है, लोगों को हटा रहा है, जो पिछले 100 साल से रह रहे हैं, जो वनवासी हैं, जो वनांचल के लोग हैं, जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, जो जंगल भूमि पे रह रहे हैं, या जो अनुबंध की जमीन पे रह रहे हैं, उनकी लिए दोहरा मापदंड क्यों ना है? उनको आपको संपूर्ण विस्थापित मानना पड़ेगा, उनको विस्थापन का, पुनर्वास नीति का संपूर्ण लाभ देना पड़ेगा, तभी आप विस्थापन कर सकते हैं। आप अपने जिम्मेवारी से कलेक्टर साहब के ऊपर बात डाल के नहीं डाल सकते, नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ से मन से बहुत कुछ बहुत नहीं बोला जा सकता है। सबकी एक प्रक्रिया होती है जो हम आपको समझाने की कोशिश की है, उस प्रक्रिया का पालन हमको करना पड़ेगा। हम एक सरकारी अनुष्ठान है, हम ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कि नहीं कर सकते। और आप जहाँ तक जिम्मेवारी की बात बोल रहे हैं, जिम्मेवारी हम लोग पूरा निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मेरा बार बार आप लोग से कहना और निवेदन है। साहब, मेरा भी एक निवेदन है, जैसे कलेक्टर साहब के यहाँ आपने बात की, तो क्या इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं आप लोग? जैसा आदेश होगा करेंगे, बोल तो रहे हैं सर, पूरी बात तो जान दीजिए। किसी बार बात करेंगे। सर, ये बता देंगे, जो नौकरी का फाइल लगी है 5 साल से, उनका कहीं, क्योंकि ये गरीबों का आवाज है। हम सब लोग हमेशा, मेरा व्यक्तिगत है, मैं हमेशा गरीबों के साथ रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ के लोगों से आवाज आई कि एनसीएल प्रबंधन हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप भी आए इस आंदोलन में हमारे समर्थन में। मैं भी समर्थन में आया हूँ। जो यहाँ के गांव गरीब जो मजदूर लोग हैं, जो सरकारी जमीनों पर या वन भूमि की जमीनों पर पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत हैं, उनके साथ सामान्य व्यवहार हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारत से बाहर के दूसरे दर्जे के लोग हैं, गरीब तबके के साथ अलग व्यवहार है। जो बड़े दलाल लोग हैं, उनके साथ मुआवजा अलग मिल रहा है। 2 तरह का जो सौतेला व्यवहार है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि हम प्रबंधन के साथ में हैं, लेकिन सबके साथ मतलब न्याय करेंगे तो हम के साथ में हैं, और गरीबों के साथ अन्याय करेंगे तो हम सब इसके खिलाफ विरोध करते हैं। जिस तरह सभी एनसीएल प्रबंधन की बात आई है कि मैं तैयार हूँ, कलेक्टर से बात करना होगा। मैं यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ जो हमारे विस्थापन संघ के साथी लोग हैं, वहाँ भी बैठ कर हम बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर का आदेश ऐसा हो रहा है। अभी अंचल के अधिकारी आए थे और कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि कलेक्टर साहब से आप लोग बात कीजिए, वही कंफर्म होगा। उस समय इन्होंने तो पूरा कह दिया, कलेक्टर का हमसे चर्चा हो गई है, इनका साझा है, कलेक्टर का ही मिली भगत है, कलेक्टर ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से गरीबों का आवाज है, जो हक है, उसको दिलवाइए। नहीं आपके लिए खतरनाक होगा, कैंसर जैसे रूप होगा। करीब 6 से 7 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद अंत में एनसीएल प्रबंधन के निदेशक को आगे आना पड़ा। पहले जीएम साहब आगे आए थे, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख के उन्हें बैरक लौटना पड़ा। हालांकि जीएम साहब के बाद और निदेशक साहब के आने के बाद इन दोनों के बीच क्या भी वो बातें हुई, निष्कर्ष निकलता अभी भी नहीं दिखता। उन्होंने अभी भी वही चीज़ें बोली जो जीएम निरंजन साहब ने कही थी। इसे आप कैसा देखते हैं, जन आंदोलन जो आपके साथ आया और अभी भी उन्हें निराशा ही आती है? इस आंदोलन को बहुत सफल मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सार्थक बातें नहीं हो पाई हैं। अभी भी ये लोग कलेक्टर साहब के ऊपर बातें फेंक के भाग लिए, अपने ये बात करना नहीं चाह रहे हैं, ये आप ही को ऊपर भेज रहे हैं। बात वही है जो पहले थी वहीं ला के फिर हम लोगों को फंसा दिए कि कलेक्टर साहब जो करेंगे वो करेंगे, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी आपको। तो फिर ठीक है, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, देखते हैं एक बार कलेक्टर साहब से भी बात करते हैं कि वो क्या बोलते हैं। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
जनता से मेरी ये अपील है कि ये अंतिम लड़ाई नहीं थी। लड़ाई अगर कोई ये सोच रहा है कि हम एक दिन लड़ेंगे और हमारा फैसला हो जाएगा तो वो गफलत में है। ये ऐसा कभी नहीं होता है और किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन आंदोलन करें और उसी दिन आपको फैसला मिले। तो लड़ाई तो लंबी है, हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, आगे भी करेंगे और तब भी इनको झुकाएंगे। फिर ये लोग तभी बात करते हैं जब हम लोग इन पे मजबूर कर देते हैं इनको। इस बार भी हमने इनको बाध्य किया कि ये निकल के बाहर आए। अभी की परिस्थितियाँ ये है कि 2 लिस्ट निकल चुकी है और लगातार अभी लोगों को नोटिस देने की प्रक्रिया जारी रहेगी और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। मन से आप कहा जा रहा था कि अभी कोई भी लोग नोटिस ना पकड़ें जब तक इन सारी चीज़ों की पूर्ति एनसीएल प्रबंधन द्वारा नहीं कर दी जाती है। क्या कहेंगे? हम भी सबसे अपील करेंगे कि अभी लोग नोटिस न लें जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है और इसका उचित समाधान जब तक नहीं निकलता है तब तक सारे लोगों से मेरा भी निवेदन है अभी नोटिस न लें। एक गलती हमने की थी जब हम लोगों ने नापी करा ली बिना इनकी नीति अनाउंस हुए कि ये क्या देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं। उस समय अगर हम लोगों ने इनसे तय करा लिया होता तो ये नौबत शायद नहीं आती। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि बाकी लोग 2 पक्ष में आपस में विवाद हो गया और उसमें एक पक्ष ने कहा कि हम नापी कराएंगे, दूसरे ने कहा कि हम नापी नहीं कराने देंगे। तो उसमें लोगों ने नापी करा दी। तो इसमें ये विजयी रहे, एनसीएल मैनेजमेंट हमेशा विजयी हो रहा है। लोगों को फूट डालो तो यही लग रहा है कि एनसीएल फूट डालो, राज करो की नीति अपनाता है। बिल्कुल। तो अन्य मंचों क्या अब आपके साथ दिख रहे हैं? आज के आंदोलन के बाद क्या सुना? अन्य मंच के लोगों ने मौन समर्थन दिया है। कोई बड़ी पर्सनालिटी अभी तक निकल के सामने नहीं आई। एक व्यक्ति जो पहले भी आते थे वो विजय कुरवंशी थे, वो आज भी आए। बाकी लोग नहीं आ पाए इस बार बोलने के बाद भी, निवेदन के बाद भी।